किसान भाई बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम यूं ही नहीं आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए ना सिर्फ हम आपको समसामयिक और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देते हैं और आज भी कुछ ऐसे ही खास और चुनिंदा विषयों को लेकर आए हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम कार्यक्रम के अगले भाग में करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले एक नज़र डालेंगे कि क्या कुछ नया है हमारे कृषि जगत में। खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पहले मिट्टी जांच तब फसल रोपाई करें। पीपीआर रोग से बकरियों को बचाएं। संरक्षित खेती ही जलवायु परिवर्तन का जवाब। किसान भाइयों, आपके कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का कृषि विभाग तरह तरह की योजनाएं चला रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी उन्हीं में से एक है। मिट्टी में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खनिजों की मात्रा की जांच मिट्टी की जांच से ही संभव है। अच्छी उपज मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती है। सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार के द्वारा बनाया जाता है, जिसके माध्यम से एग्जैक्टली कौन से मिनरल्स में डेफिशिएंट है हमारा सॉइल, उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। जिसके आलोक में हम लोग उसमें कौन से मिनरल्स उसको देना है, कौन से फर्टिलाइजर्स देना है, वो हम लोग सुनिश्चित कराते हैं। बकरी पालक किसान भाइयों, वैसे तो बकरियां कम बीमार पड़ती हैं, लेकिन मौसम में बदलाव के समय आपकी बकरियां पीपीआर रोग से ग्रसित हो सकती हैं। पीपीआर बकरियों के लिए एक घातक बीमारी है, इसलिए आप अपनी बकरियों का इस मौसम में विशेष ध्यान रखें। बकरी ग्रामीण जीवन संस्कृति का एक जाना पहचाना चेहरा और ग्रामीण किसानों की अर्थव्यवस्था का एक सबल आधार। बकरी ग्रामीण जीवन संस्कृति का एक जाना पहचाना चेहरा और ग्रामीण किसानों की अर्थव्यवस्था का एक सबल आधार। लेकिन इस आधार पर विषाणु जनित रोग पीपीआर का आक्रमण खतरे का सबब बन सकता है। सर्दी, जुकाम, तेज बुखार, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ, ये सब पीपीआर रोग के लक्षण हैं। लक्षण सामने आने पर आप शीघ्र नज़दीकी पशु चिकित्सक से इलाज कराएं। मौसम ठंड का है, इसलिए ठंडी हवा से भी बकरियों को बचा कर रखें। बीमार बकरियां आपकी परेशानी का सबब बन सकती हैं और बकरियों से होने वाली आपकी आमदनी भी प्रभावित हो सकती है। किसान भाइयों, स्वाद और सुगंध का राजा है अल्पान केला। कम लागत में अच्छी कमाई का बेहतरीन जरिया भी है अल्पान केला। इसका पौधा लंबा और पतला होता है, फल छोटे होते हैं मगर खाने में बहुत स्वादिष्ट। वैशाली जिले के किसान अवधेश कुमार सिंह अल्पान केला की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। अल्पाइन केला के साथ एक विशेष बात यह भी है कि पनामा बिल्ट रोग के प्रति कुछ हद तक केले की यह प्रजाति अवरोधी होती है। बाजार मांग भी इसकी सबसे ज्यादा है। बिहार के हाजीपुर में कई किसान इस केले की खेती करते हैं। उन्हीं में से एक हैं वैशाली जिले के घोसवर गांव के किसान अवधेश कुमार सिंह। खाद्यान्नों के साथ साथ ये केले की भी खेती कर रहे हैं। केला को कल्पतरू भी कहा जाता है। इसके सारे हिस्से उपयोग के लायक होते हैं। आमदनी की बात की जाए तो खराब मौसम के बावजूद भी अल्पाइन केला अपनी लागत का कम से कम 3 गुना मुनाफा देकर ही जाता है। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के बीच अगर खेती को बचाना है तो संरक्षित खेती एकमात्र विकल्प है। ये खेती की नवीनतम और आधुनिक तकनीक है, जिससे आप ऑफ सीजन में भी फसल विशेषकर सब्जी उत्पादन कर बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं। संरक्षित खेती के अंतर्गत कीट अवरोधी नेट हाउस, ग्रीन हाउस, नवीनतम तकनीक से लैस पॉली हाउस,
प्लास्टिक लो टनल, मल्चिंग आदि संरचनाएं आती हैं। कृषि विभाग इन्हें लेकर किसानों को हमेशा जागरूक करता रहता है, इसलिए आप भी संरक्षित खेती की तकनीक अपनाएं और अपनी फसल को मौसम की मार से सुरक्षित बनाएं। किसान भाइयों, अगर आप दुधारू पशुपालन करते हैं तो देसी प्रजाति की गाय भैंस भी पालें। देसी प्रजाति के दुधारू पशुओं का यहाँ की आबो हवा से पारंपरिक रिश्ता होता है। ये जर्सी का फ्रीजियन नस्ल की क्रॉस प्रजातियों की अपेक्षा दूध तो थोड़ा कम देती हैं, लेकिन गुणवत्ता के मामले में देसी गाय या भैंस इनसे काफ़ी आगे हैं। साहिवाल और गिर प्रजाति की गाय और मुर्रा नस्ल की भैंस यहाँ की जलवायु के लिए बेहतरीन प्रजातियाँ होती हैं। आइए एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न मंडियों में आज आलू प्याज की कीमतें कुछ इस प्रकार स्थिर हुई। लाल आलू 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम अनुकूल खेती कीजिए। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की वजह से राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ी है। 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं लगातार बह रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार धीरे धीरे अब धूप भी मंद होगी। प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। किसान भाइयों को इस मौसम में सलाह दी जाती है कि वे सब्जियों के खेतों में निराई गुड़ाई कर लें, हल्की सिंचाई और उर्वरकों का भी प्रयोग करें। साथ ही किसान भाई आलू की फसल में खाद का प्रयोग और मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी अभी आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार। अब वक्त है थोड़ा रुकने का, यानी अभी यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं हम जाड़े के प्रकोप से सर्दी, खांसी, जुकाम तो होता ही, आए दिन होता रहता है। और हम घरेलू उपचार के तौर पर तुलसी की चाय, लेमन ग्रास की चाय, आंवले का सेवन प्रतिदिन करते हैं। और कहने का मतलब है, अगर इन औषधीय गुणों वाले फसलों की खेती की जाए और सुगंधित पौधों की खेती की जाए तो कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है और सालों भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ स्वप्निल भारती जी से कि कैसे सुगंधित पौधों की और औषधीय गुणों वाले पौधों की खेती की जाए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से हर समय रूबरू करवाते रहते हैं। और इसी क्रम में आज हम वैशाली में हैं, कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में हम आए हैं। और आज का जो हमारा विषय है वह है औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के बारे में। और इस खेती को करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आप अपनी जो आर्थिक उन्नति का मार्ग है उसको कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वप्निल भारती जी, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं केवीके वैशाली में। मैम, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी। मैम, जैसा कि हमारा जो आज का विषय है औषधीय एवं सुगंधित फूलों की खेती के बारे में, पौधों की खेती के बारे में, तो इसकी खेती से क्या लाभ है, सबसे पहले यही जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दें। औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती काफ़ी उसका इतिहास काफ़ी पुराना है, क्योंकि औषधि एवं सुगंधित पौधों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इसकी खेती करके आर्थिक रूप से किसान काफ़ी मजबूत बन सकते हैं। आज के दौर में ऐसे युवा जो कि अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी जिनको ये लगता था कि खेती सिर्फ उन किसानों के लिए है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी सुगंधित औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती करके, क्योंकि ये कोई एक नया विकल्प है इस नए दौर में, ये बहुत अच्छी आमदनी हमारे किसान भाइयों एवं नवयुवकों को देता है। अभी के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा हटकर खेती होने लगी है, लेकिन जो हमारे युवा किसान हैं वो खेती में नित नया प्रयोग करते रहते हैं। और इसी प्रयोग के ध्यान में रखकर हमारे जो युवा किसान हैं वो कौन कौन से ऐसे जो औषधीय पौधे हैं उनकी खेती करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने राजेश जी। देखिए, ऐसा है कि परंपरागत खेती जैसे कि धान, गेहूं ही सिर्फ नहीं, अगर हम सब्जियों की खेती की भी बात करें तो उससे भी हट करके किसान भाई एवं युवा पीढ़ी जो हैं औषधीय पौधे अब उगाना शुरू कर चुके हैं, उसकी खेती करना शुरू कर चुके हैं। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा यह होता है कि जो हमारे औषधि पौधे हैं वो हमारी जो परंपरागत जितनी भी हमारी सब्जियां हो गई या फिर धान, गेहूं, जितनी भी फसलें हैं उसमें से इसमें लागत भी थोड़ी कम होती है। इसके अतिरिक्त इसमें आपको कम ध्यान देने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसे आप कैसे भी ज़मीन में कर सकते हैं, चाहे वो ज़मीन उपजाऊ हो या फिर अगर कोई बंजर ज़मीन है तो उस ज़मीन में भी हम औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें कीट और रोगों का भी प्रकोप जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए हमारे जो युवा पीढ़ी हैं वो इस नए तकनीक की तरफ में, नई खेती की तरफ में अपना रुझान उनका बढ़ रहा है। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है औषधीय पौधों का कि हम एक बार लगा करके आप काफ़ी सालों तक इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा मैम दी जा रही है। इसी संदर्भ में जो मेरा अभी जो सवाल है उसको आप पूर्ण कीजिए कि कौन से ऐसे जो औषधीय पौधे हैं
जो हमारे किसान या जुआ किसान हैं उनको कर सकते हैं? उनकी क्या प्रजातियां हैं, कौन सी प्रजातियों को करने में उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है? औषधि एवं सुगंधित पौधों जो हैं उसमें हर साल में आप बरसात का मौसम जो है वो सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत सिंचाई की व्यवस्था अगर अच्छी है तो आप उसमें भी कुछ पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर बरसात के मौसम में आप चाहें तो तुलसी बहुत अच्छे से उग जाता है, जिसका जो डिमांड है वो हर स्तर पर बहुत अच्छा है। तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज, इसकी जो डिमांड होती है हमारी वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आप कालमेघ जो आपको सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर आपको अच्छी ईल्ड देता है, उपज वो अच्छी देने लगता है। अगर आप बरसात के मौसम से हट कर के भी कुछ और लगाना चाहेंगे, जैसे कि अक्टूबर नवंबर के माह में जब बारिश थोड़ी कम हो जाती है, इस दौरान भी आप सर्पगंधा, अश्वगंधा, इसके अलावा आप आर्टेमिनिशिया, सतावर, लाजवंती जैसे पौधों की जैसे औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लेमन ग्रास एवं पाल्मेरोज़ा जो कि सुगंधित पौधों का बहुत ही अच्छा किस्म है, लेमन ग्रास एवं पाल्मेरोज़ा। ये एक बार लगाने के बाद इसकी कटिंग से इसका प्रवर्धन होता है, जो कि आपको अच्छी मात्रा में इसकी भी आमदनी प्राप्त हो सकती है। तो ये कालमेघ आपने बताया, तो आमतौर पर हम लोग तो ये जानते हैं कि तुलसी, अश्वगंधा या सतावरी, तो ये कालमेघ क्या है एवं उसकी उपयोगिता क्या है? काल में भी एक ऐसा ये एक औषधीय पौधा ही है जिसकी खेती जैसे हमें पता है कि औषधीय पौधे जो हैं हमारी उनका बहुत उपयोग है। मतलब औषधि के क्षेत्र में आज के ज़माने में हम एलोपैथी और इस तरह की दवाइयों के प्रति, लेकिन आज भी जो हमारी औषधियाँ, जितनी भी औषधियाँ, जैसे कालमेघ ले लीजिए आप, जिसके बारे में सर इन्होंने हमसे सवाल किया है, तो कालमेघ से आपका ये हमारे मधुमेह जो आज के ज़माने में, आज के युग में एक बहुत बड़ा बीमारी बन चुका है, उसमें हम मधुमेह के इलाज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ रक्त को संचालन करने एवं रक्त को साफ करने के लिए भी हम कालमेघ का उपयोग करते हैं। कालमेघ का उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कितने दिनों के अंतराल पर उसका उत्पादन हो जाता है, पैदावार हो जाती है? जी, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। कालमेघ जब हम अगर आप जून या जुलाई के महीने में लगाते हैं तो 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 120 से 140 दिनों के अंदर आपको किसान भाई आपको इसका उत्पादन मिल सकता है एवं इससे अच्छी आमदनी भी आप कमा सकते हैं। स्वप्निल भारती जी, हम जो एक महत्वपूर्ण जो इस संदर्भ में सवाल करने जा रहे हैं वह यह है कि हम कई किसानों के द्वारा भी ये शिकायतें मिली है कि जो तुलसी की खेती है, तो तुलसी की खेती में आजकल ये देखा जा रहा है कि कीट का जो प्रकोप है वो ज़्यादा तुलसी को प्रभावित करता है, उसकी उत्पादन क्षमता को। तो कीट के प्रकोपों से औषधीय एवं सुगंधित पौधों को दूर रखने के लिए हमारे किसान भाई क्या सावधानी बरतें, या और भी जो सावधानियां हैं वो क्या सावधानी बरती जाए इसकी खेती के लिए? तुलसी के अतिरिक्त भी ऐसे पौधे, हर पौधों में कीट एवं बीमारियों का जो रोग है, संचालन वो होता ही है। तो इससे सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसा है कि कुछ तुलसी के जो प्रवर्धन है वो हम बीज के द्वारा ज़्यादातर करते हैं किसान भाई। तो जब आप बीज को लगाते हैं या फिर जिस मिट्टी में आप लगा रहे हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि उस मिट्टी में दीमक या फिर चींटियों का प्रकोप कम हो, जिसके लिए आपको क्लोरोपाइरीफॉस नामक एक दवाई आती है, जिससे आपको 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके मिट्टी में उसका छिड़काव करना होता है। इसके अलावा जब पौधे हम लगा देते हैं तो भी अगर आपको कोई फफूंद या कोई अगर उसमें जैसे थ्रिप्स या फिर किसी भी ऐसे कीट का प्रकोप होता है, तो कीट के प्रकोप से बचाव के लिए आप उसमें इमिडाक्लोप्रिड, सिर्फ तुलसी में ही नहीं, ये हर औषधि एवं सुगंधित पौधों के लिए है कि उसमें आप इमिडाक्लोप्रिड 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। एवं अगर उसमें फफूंद की आपको शिकायत आती है तो उसके लिए आप बैवेस्टीन या फिर आप ये कार्बेंडिज़म हेक्साकोनाज़ोल नामक दवाई है, उसका आप 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। इस सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं तो उनको बीज या जो इसके पौधे हैं वो इसके लिए वो कहाँ से संपर्क करें और इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? जी,
ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्योंकि ऐसा अक्सर हम भी देखते हैं कि हमारे पास भी बहुत किसान भाई आते हैं जिन्हें औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती करने का बहुत इच्छा जाहिर करते हैं वो, लेकिन उनके पास जो प्लांटिंग मटेरियल है वो समय से नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा अनुरोध है कि वैसे तो हमारे पास भी एक यूनिट है इस चीज़ का, जिसमें पौधे करीबन 4 से 6 महीने में तैयार होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप को प्लांटिंग मटेरियल प्राप्त करना है तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा औषधि एवं सुगंधित पौधों का एक रिसर्च सेंटर हमारे पंतनगर में भी है और साथ ही साथ IARI दिल्ली में भी उपलब्ध है। तो किसान भाई आप वहाँ से भी इसकी प्लांटिंग मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती के लिए आप उचित मार्गदर्शन में और उचित सलाह के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी खेती करने के लिए बीज चाहिए, पौधे चाहिए, तो आप समस्तीपुर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम स्वप्निल भारती जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि कैसे औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती की जाए। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने सीप के उत्पादन कर और मार्केटिंग कर एक मिसाल कायम की है। जी हाँ, जेवर किसे पसंद नहीं है, और महिलाओं को और ख़ासकर मुझे भी मोतियाँ बहुत पसंद है। तो मैं भी जानना चाहूँगी कि हमारे सफल किसान रामनाथ जी ने कैसे मोतियों के उत्पादन के साथ साथ उनकी सफल मार्केटिंग की। तो आइए चलते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, वैसे तो हम रोज़ नई नई तकनीक, नई नई जानकारियाँ और नए नए वैज्ञानिक शोध आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और आप उसे बहुत बारीकी से सुनते भी हैं। इसका लाभ भी हमें मिल रहा है, हमारे बिहार में, हमारे प्रदेश में इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। लेकिन इसी में कुछ नई नई चीज़ें हैं जो बिल्कुल हम यूँ कहें कि ज़रा हटके हैं। और अच्छी अच्छी चीज़ें अगर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक, नए नए खोज आते हैं तो निश्चित तौर पर वह बेहतर लगता है और हमें वह कार्यक्रम दिखाने में भी बड़ी खुशी होती है। इसी तरह का आज हम एक आपके लिए कार्यक्रम खोज कर लाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समस्तीपुर जिला के विभूतपुर प्रखंड के एक प्रगतिशील किसान रामनाथ सिंह जी। रामनाथ सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। हम आज बात करेंगे आपसे, किसान भाइयों, इनसे हम आज बात करेंगे कि मोती, मतलब रत्न, मोती रत्न की बात कर रहे हैं कि हीरे के बाद मोती का जगह आता है। तो मोती की खेती हमारे बिहार में हो रही है। अब तक हमारी सिर्फ ये परिकल्पना थी कि समुद्र से ही मोती आती है, लेकिन हमारे बिहार में एक किसान ने यह कारनामा किया है और कर दिखाया है कि बिहार में भी मोती का उत्पादन संभव है, और उसी सीप से जिससे समुद्र में होती है। आप सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह आपके दिमाग में मोती उत्पादन की बात आई कहाँ से? हरियाणा गया, बदरपुर बॉर्डर के पास, तो वहाँ मुझे सीप की खेती देखने को मिला। मुझे उस वक्त ये दिमाग में आया कि क्यों नहीं मैं खेती करूं। फिर वहाँ से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मैं अपने यहाँ जा कर के सीप मंगवाया कलकत्ता से, और सीप की खेती मैंने शुरू किया। जानकारी का थोड़ा सा अभाव था मैंने प्रथम बार 90% मैंने फेल कर गया, और मुझे बहुत खुशी हुआ कि जब मैंने 10% मोती जब प्राप्त कर लिया तो मुझे खुशी का कोई ठिकाना मालूम नहीं रहा कि आखिर मैंने मोती तो प्राप्त कर लिया, चलो अब मैं बहुत अच्छा करूँगा। फिर मैंने कहाँ कहाँ लू पॉइंट था, फिर हमने सीफा गया, जो पटना के ही हमारे शैलेश बाबू हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनसे भी हमने जाना सीखा। पूना गया, उसके बाद हमने बम्बई गया, सारी जगह से हमने जानकारी प्राप्त की। और आज मैं अपने यहाँ 15 बाय 15 में गड्ढा खोद करके और सीप का मैं खेती करता हूँ। और जो सीप का जो मैं खेती करता हूँ उसे देखने के लिए डीएम साहब आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, बिहार नहीं बिहार से बाहर के लोग भी। और मैं अब लगभग 60-70% मैं अच्छा से मैं उपज कर लेता हूँ सीप से।
और एक सीप से 2 मोती मैं निकालता हूँ, यदि हम एक सीप को एक मोती, एक न्यूक्लियस हम डालते हैं तो 1 मोती प्राप्त होगा, और 2 हम डालेंगे तो 2 मोती प्राप्त होगा, 4 हम डालेंगे तो 4 प्राप्त होगा। लेकिन मैं 2 डाला हूँ और 2 अब तक मैं प्राप्त कर चुका हूँ। और एक सीप से जब मैं 2 मोती प्राप्त करता हूँ तो मैं 1 मोती का कीमत मुझे आराम से प्राप्त होता है 5,000 रुपया, और 2 सीप से 10,000 रुपया, 2 मोती से 10,000 रुपया प्राप्त करता हूँ। और मैं काफ़ी खुशहाल हूँ उस क्षेत्र में, इसलिए कि लोग कहता है कि 9 रत्न में हीरा के बाद तो मोती का ही स्थान आता है। और जब मैं प्राप्त किया तो मुझे लगा कि यदि बिहार में अधिक से अधिक यदि मोती की खेती हो तो समस्तीपुर तो छोड़ा जाए, बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य बनेगा और दुनिया में ये आत्मनिर्भर भारत बनेगा मोती के क्षेत्र में। आज अभी मोती के क्षेत्र में दुनिया में मात्र 2 ऐसे देश हैं कि दुनिया पर काबिज हैं, जैसे जापान है और चीन है। हम जापान से मोती आयात करते हैं और फिर उसे हम माला के रूप में, मुकुट के रूप में फिर उसे बना करके फिर हम सप्लाई करते हैं। खेती में परेशानियां क्या क्या आई थी आपको, चूँकि आप तो शुरुआत से इससे जुड़े रहे हैं, तो कौन कौन से परेशानियां आया, कैसे उसको आप हैंडल किए? ऐसा हुआ कि जहाँ से हमने सीखा तो हमने कुछ लिखा था और कॉपी हमको खो गया। जब खो गया तो लेकिन ब्रेन में तो था। अब पीएच कितना होना चाहिए मैं भूल गया, टीडीएस कितना होना चाहिए वो भी मैंने भूल गया। अमोनिया का टेस्ट होता है, जैसे मछली में अमोनिया गैस पाया जाता है, तो पानी में जैसे मछली पलता है उसी प्रकार सीप भी पलता है। तो जब मछली को हम भोजन देते हैं तो अमोनिया गैस को खत्म करने के लिए उसका दवा आता है, लेकिन इसी तरह से उसमें पहले हम जांचते हैं मशीन के द्वारा। जांचने के बाद पता चलता है कि इसमें अमोनिया है, तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि पानी दूसरा, और संजोग ऐसा है कि हम लोग का जहाँ ज़मीन है वहाँ पानी सूखता रहता है, और ये प्रकृति प्रदत्त है। जो हमारा मोती का खेती है, जब हम मोती खेती करते हैं तो और आश्चर्य की बात है, बहुत सारे किसान बोलते हैं कि भाई इसका भोजन क्या है, कैसे रहन सहन है, कैसे होगा, कैसे ज़िंदगी चलता है। तो मैं किसान बंधु भाइयों को कहता हूँ कि आप 2 साल मेहनत कीजिए और 0 लागत से आप इच्छा के मुताबिक पैसा कमाएंगे। इतनी अच्छी जानकारी किसानों को, हमारे किसानों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, तो देखा आपने कैसे अभी हम लोगों ने जाना कि सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती की जाए, साथ ही सीप उत्पादन से मोतियों की उत्पादन और मार्केटिंग कैसे की जाए। इसी तरह हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारियाँ हमारा कृषि दर्शन का हर एक अंक लेकर आता है। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त, हमें और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।